नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति, नई शिक्षा नीति को लागू करने की चुनौतियां, संभावनाएं, उत्तराखंड में डिस्टेंस एजुकेशन की संभावनाएं और उन संभावनाओं के साथ जुड़ी उम्मीदें और चुनौतियों की। हमारे साथ आज बातचीत के लिए खास मेहमान हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुशील। प्रोफेसर लोहनी जी चीन और स्विट्ज़रलैंड में हिंदी के चेयर प्रोफेसर रह चुके हैं। आप हिंदी के साथ साथ कौरवी साहित्य, गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्य और ख़ास तौर से हिंदी भाषा की उपभाषाओं और भाषा विज्ञान को लेकर जितनी दक्षता रखते हैं वैसी दक्षता आपकी उच्च शिक्षा और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर भी है। तो आज हमारी जो बातचीत के केंद्र में रहेगा वो तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हैं, उसकी गतिविधियां हैं, उसकी चुनौतियां हैं और उसके साथ साथ हम डॉक्टर साहब बात करेंगे एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी। अभी इसी महीने आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दायित्व संभाला है, तो अभी तक आपने क्या कुछ जाना, समझा और किस तरह की चुनौतियों को महसूस किया है? देखिए, उत्तराखंड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, विशेषकर जिसे दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ से देखते हैं या भविष्य में हम ई सिस्टम पर जाएंगे मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ से, तो हमारा भौगोलिक तौर पर अलग अलग हिस्सों में पहुंच बनाने के लिए यही एक बड़ा माध्यम है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में जुड़ना है। मैं कई बार ये देश विदेश के अनुभव से कह सकता हूं कि दूरस्थ शिक्षा भविष्य की शिक्षा के लिए हमारी एक चैलेंज भी है और भविष्य की शिक्षा के लिए वो ज़रूरत भी है। तो हमारा अभी तक की जो मेरी समझ है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जहाँ पहुँचा है और जिस तरह की तैयारी है और जिस रूप में इसको आगे बढ़ना है, उसमें इसमें संभावनाएं काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे जो उत्तराखंड राज्य के ज़िले हैं 13, उनमें जो शिक्षण केंद्र हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनके माध्यम से अंतिम विद्यार्थी तक जो स्वरोजगार और शिक्षा के इस मॉडल में आना चाहता है उस तक पहुँच का माध्यम है। धीरे धीरे हम लोग बाकी चीज़ों को भी अपडेट करेंगे और अंतिम लक्ष्य तक जो विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहता है उसको जोड़ेंगे। अच्छा, जैसे पिछले कुछ सालों में, शुरुआती सालों में थोड़ा धीमी गति से बढ़े, फिर काफ़ी तेज़ी आई और बीते 2-3 साल में एक खास तरह का ठहराव है या कुछ संख्या में कमी आई है। तो इस स्थिति के पीछे आप क्या वजह पाते हैं और इस छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए या जहाँ ये है वहाँ पर इसको ठहराव बनाए रखने के लिए क्या योजना आपके जहन में है? नहीं, हम लोगों ने ये अनुभव किया और ये पहले भी हमारे जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने प्रयास किए इसके लिए कि कैसे हमारी छात्र संख्या मेंटेन रहे। लेकिन कोरोना काल के बाद और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद ओवरऑल जो रेगुलर कोर्सेज हैं तमाम विश्वविद्यालयों में, उनमें भी इस तरह की स्थिति है। तो ये कोई अकेला चैलेंज नहीं है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज इस रूप में है कि हमें अपनी जो पंजीकरण संख्या, जैसे आपसे चर्चा हुई, कुछ कम हुई है, तो उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, उस पर हमारे विश्वविद्यालय से कई स्तरीय प्रयास चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय की कई टीमें बनवाई हैं जो अलग अलग जिलों में हमारे कार्यक्रमों को लेकर जा रही हैं। उसी तरह से हम लोगों ने ई सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ साथ रेडियो की तैयारी की। अब हमारा रेडियो ऐप के माध्यम से 15 अगस्त के आसपास से ऐप पर सुना जा सकेगा, तो उसके माध्यम से हम उत्तराखंड के देश के कोने कोने और दुनिया में पहुंच पाएंगे और अपनी योजनाओं के साथ पहुंच पाएंगे। तीसरी हमारी जो हमारी शिक्षा प्रणाली इस समय है, पहले हम प्रिंटेड सामग्री, मुद्रित माध्यम में अपने विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते थे। अब ये हो गया इस वर्ष से ही कि आप जिस समय अपना कोर्स फाइनली सबमिट करेंगे कि मैंने ले लिया है, उसके अगले ही सेकंड में आपके पास वो किताबों का पूरा सेट ई सिस्टम से मिल जाएगा। तो एक तरह से जो चैलेंज था वो ये था सबसे बड़ा विद्यार्थियों के लिए कि हम पाठ्यक्रम में प्रवेश तो ले लेते हैं, किताबें पहुंचने में दिक्कत होती है, कई बार पता गलत होता है, कई बार भौगोलिक दूरियां हैं, कई बार पोस्ट ऑफिस सिस्टम से या जिस सिस्टम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं वहाँ दिक्कत है, कई बार क्षेत्रीय केंद्रों और विद्यार्थी की कनेक्टिविटी का भी इशू था। तो ये सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जब हम EDUSET की तरह, जैसे इग्नू में पाठ्यक्रम चलते थे, रेडियो पर पाठ्यक्रम, या फिर जैसे ज्ञानवाणी में पाठ्यक्रम चलते थे इग्नू के, उसी तरह से अपने यहाँ से कार्यक्रम चला पाएंगे इस सालों में। तो जो भी एक केंद्र पर कोई व्याख्यान होगा, एक अच्छे व्याख्यान को हम कहीं कर पाएंगे, तो हम जो भी लिंक सिस्टम है हमारा अपना, या जूम सिस्टम है, या हमारे जो भी ई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका उपयोग करके अधिकांश विद्यार्थियों को सीधी कक्षाएं भी सुना पाएंगे।
अच्छा, एक आमतौर से एक धारणा रहती है अभी भी कि अगर आप कन्वेंशनल या रेगुलर मोड में पढ़ रहे हैं और आप डिस्टेंस या ओपन लर्निंग में जाते हैं तो ये रहता है कि शायद ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री की वैसी वैल्यू नहीं है जैसे कि कन्वेंशनल या रेगुलर डिग्री की है। इस धारणा को का मुकाबला कैसे यूनिवर्सिटी करेगी? नहीं, कर रहे हैं मुकाबला, और इसका मुकाबला हम नहीं दे रहे हैं, जवाब विद्यार्थी दे रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ विद्यार्थी जो हमारे देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा IAS आदि में निकले, उस प्रशिक्षण के हिस्से में गए। अनेक लोग यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग में कर रहे हैं, अनेक लोग इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो उस डिग्री को कोई कमतर आके इसलिए नहीं आंक रहा है इस समय, क्योंकि जो हमारे बड़े लेवल के तौर पर इग्नू हमारा एक है, हाँ, विधिक तौर पे तो वो एट पार है, उसमें तो पार है, लेकिन ये एट पार, क्योंकि इस समय जो कन्वेंशनल पुराना तरीका था हमारा कक्षाओं का, वो भी कई मामलों में पहले से उस तरह से नहीं चल पा रहा है। तो हमारा विद्यार्थी से अब यही कहना है कि आप रोज़गार कर रहे हैं या आप अपने किसी व्यस्त जगह पर हैं, तो आप हमारे सलाहकार से अपनी अपेक्षित जगहों पर सलाह लें और अपने केंद्रों पर पहुँचें। और परीक्षा का मॉडल चूँकि हमारा बहुत आसान है, हम साल भर में 2 बार परीक्षा कर रहे हैं, 2 बार प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो तरीका आपने कहा कि उसको एट पार कैसे माने, एट पार इसलिए भी कि हमारी जो उपाधियां हैं वो NEP के मॉडल पर हैं इस समय, और उनका सारा मॉडल हम लोगों ने वही अपना लिया है, जिस मॉडल पर या तो वो संबंधित संस्थाओं से अप्रूव्ड हैं, जैसे कानून की शिक्षा अगर है या तो हम वहाँ से उसको लेंगे, या अगर हमारे प्रबंधन की शिक्षा है तो वहाँ जो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हाँ, चाहे वो AICTE हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जी, उनसे वो रेगुलेट हो रही हैं, उनसे रेगुलेट, या ऐसे ही हमारी B.Ed की और बाकी उपाधियां हैं, तो उनको हम उस तरह की संस्थाओं से जोड़कर कर रहे हैं। तो हमारी उपाधि में या किसी और विश्वविद्यालय की उपाधि में केवल एक बात का अंतर हो सकता था अब तक, ये जो महसूस होता था कि हमारी अध्ययन सामग्री को कैसे प्राप्त करें, दूसरा उसको एट पार कैसे मानें। तो हम NEP के एट पार हैं, हमारा विद्यार्थी भविष्य में किसी अन्य विश्वविद्यालय में, जैसे उत्तराखंड में इग्नू बहुत लंबे टाइम से, शुरुआती दौर से ही काम कर रही है, तो इग्नू को जो स्तर हासिल है, वैसा स्तर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का तो नहीं हम मान सकते कि दोनों बराबर होंगे। तो स्टूडेंट आपके यहाँ क्यों आए, फिर उनके यहाँ क्यों ना चला जाए जब समानांतर रूप से दूसरी यूनिवर्सिटी मौजूद है? जी, नहीं, बहुत आपका जो कहना है ना, मैं भी जो कि जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, इग्नू को मैं पहले से जानता हूँ। मैं 1994 से इग्नू से जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग रूप में उनके लिए काम करता रहा हूँ। तो मुझे अपने यहाँ की सामग्री, अपने यहाँ के कार्यक्रम, अपने यहाँ की उपाधि के विषय, उनमें कहीं एट पार कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन जो चूँकि एक दिमागी सेट भी है कि हम लोग मानसिक तौर पर मान लेते हैं कि कोई बड़ी छतरी है या बड़ा स्पान है तो वो हमें ज़्यादा मदद करेगा। निश्चित तौर पर इग्नू हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका सम्मान है, लेकिन हमारे जितने भी क्षेत्रीय या कहें कि अलग अलग राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, अब ओपन मोड पर तो कई और तरह की संस्थाएं भी आ गई हैं, तो उनको भी अब कंपटीशन में आना पड़ेगा, उनको अपने को दक्ष भी बनाना पड़ेगा। एट पार हमारे सिलेबस भी होने चाहिए, एट पार हम बाकी चीज़ें भी दे रहे होंगे तो होगा। हाँ, अपनी विश्वविद्यालय के बारे में मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो सुधार की गुंजाइश है वो हम करते रहेंगे, और हम लोग विद्यार्थियों को ये बताने में समर्थ होंगे कि इग्नू में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाने के बजाय आप हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ें और यहाँ के प्रवेश और बाकी चीज़ों में आपको सब सुविधाएं उसी तरह से मिलेंगी। जैसे अभी हम डिस्टेंस मोड से हम ऑनलाइन मोड की तरफ आ रहे हैं, वर्चुअल मोड की तरफ आ रहे हैं। अभी IIT मद्रास ने BS प्रोग्राम शुरू किया है ऑनलाइन मोड में, तो हमारी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है कि वो अभी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की बजाय वो सारी चीज़ों को वर्चुअली या ऑनलाइन मुहैया कराए, सारा कंप्लीट एडमिशन टू एग्जामिनेशन सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए, तो इसकी संभावनाएं क्या हैं हमारे यहाँ? जी, EMPC एक बड़ा सेंटर हमारा बनने जा रहा है, और पहले से भी हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल की अच्छी व्यवस्था है। बल्कि मैं तो विद्यार्थियों से कहूँगा, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी देख रहे हों कहीं पर हमारा वेबसाइट, तो उस पर हमने अपने प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में ऑडियो विजुअल के मोड में 5 से 3 मिनट के अलग अलग शेड्यूल बनाए हुए हैं। उस सब में हमारे पाठ्यक्रमों के बारे में, रोज़गार के बारे में, योग्यता के बारे में, फीस के बारे में सब चीज़ें दी हुई हैं उसमें। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे संबंधित पाठ्यक्रम में हैं। लेकिन जो EMPC सेंटर स्थापित हो जाने के बाद हम लोग वीडियो माध्यमों में या फिर MOOCs के माध्यम से, या फिर मैं कहूँगा अन्य जगहों से भी, अगर आपको ये इनफिल्म नेट के माध्यम से या कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से, अन्य जगहों से जो सामग्री मिलती है, अगर एट पार है तो आप उसको भी अपनी समझ बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कोर्स कंटेंट का जहाँ तक सवाल है, हमारा कोर्स कंटेंट तैयार है,
हमारी सारी शिक्षण सामग्री ई बुक फॉर्म में अब आपको मिल जाने वाली है। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको ये मिल जाएगी। इसलिए ये महत्व तो अब इस बात पर है कि आप अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय होने के नाते, अपने घर के पास के क्षेत्रीय केंद्र होने के नाते या शिक्षण केंद्र होने के नाते उससे जुड़ें। हाँ, इग्नू भी उन्हीं तरह के महाविद्यालयों या संस्थाओं की मदद से अपने कार्यक्रम चलाता है जैसे हम चला रहे हैं। तो अंततः लक्ष्य ये है कि हमारे उन केंद्रों को हम सुदृढ़ करेंगे जहाँ पर शिक्षण कराया जाता है, और वहाँ पर हम सलाहकार या जो हमारे काउंसलर हैं उनको सुदृढ़ करेंगे। अभी आपने जिक्र किया NEP का, एक दस्तावेज के रूप में जो सैद्धांतिक दस्तावेज शुरू में आया तो वो बड़ा ही प्रभावपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो रिसोर्सेज की बात है, ह्यूमन पावर की बात है, संसाधनों की बात है। तो आपने कहा कि आपने NEP के अनुरूप आपके सारे पाठ्यक्रम परिवर्तित हो गए हैं। जी जी जी। तो क्या संसाधन पहले से उपलब्ध थे, क्या नए संसाधनों की ज़रूरत है, खासतौर से NEP को लागू करने के मामले में? देखिए, NEP लागू करने के जो तरीके थे उनमें सरकार की तरफ से जो निर्देश थे तत्क्रम में सभी विश्वविद्यालयों ने उनको अपनाया। अब हम उसको जो फील्ड पर ज़रूरत है उस पर आ रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज हैं उनके सेंटर्स बहुत अच्छी तरह से, हमारे नए स्कूल्स बन रहे हैं उनमें आ रहे हैं। हमने परीक्षा केंद्र अपना सुदृढ़ किया उसी तरीके से, ताकि परीक्षा का रिजल्ट हम समय पर दें। इसी तरह से हम लोगों ने अभी EMPC जो हमारा सेंटर है उसके लिए मदद मांगी है, और जो व्यावसायिक और कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र हैं उनसे हम MOU करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। तो एक तरह से NEP का जो लक्ष्य था कि विद्यार्थी केवल डिग्री ना ले बल्कि उसको व्यावसायिक कौशल और रोजगारपरक शिक्षा हम दें, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, उसके चैलेंजेस हैं। मैं आज ये मान सकता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और हमें एट पार आने के लिए विद्यार्थियों को भी अपना मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि हमें खाली डिग्री नहीं लेनी है, बल्कि उसके साथ जो भी कौशल विकास के हमारे या व्यावसायिक या रोजगारपरक पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं, उनके जो प्रायोगिक पक्ष है उसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं, जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगले कुछ समय में ऑनलाइन माध्यम पे पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ अचानक कोई आपदा आती है और सारी कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और कोई तरीका जरिया बचता नहीं। तो इन दो विरोधाभासी स्थितियों के बीच कैसे संतुलन बनेगा? एक तरफ तो उत्तराखंड का वो हिस्सा है जहाँ ये आधुनिक सुविधाएं हैं नहीं, और अगर हैं तो वो किसी भी पल डिस्ट्रॉय होने की आशंका के दायरे में रहती है, और एक तरफ वो मैंडेट है कि जिसमें हम बार बार इग्नू का जिक्र कर रहे हैं, या मैंने IIT मद्रास की ऑनलाइन डिग्री का जिक्र किया। तो दोनों में कैसे संतुलन बनेगा? नहीं, मैं इसका एक संदर्भ ये जरूर कहूँगा, हर समाज में, पूरे दुनिया भर में, तमाम देशों में अलग अलग क्षेत्र पर भौगोलिक कठिनाइयाँ। आपको पता है कि कुछ देशों में 4-4, 5-5 महीने तक बर्फ़ गिरी रहती है, आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते सामान्य स्थिति में। उत्तराखंड इस मामले में हमारा काफ़ी अच्छा राज्य है। हाँ, ये जो आजकल जैसे बरसात है तो यही एक मौसम है जिसमें हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस हैं, अन्यथा हम 10 महीने 11 महीने लगभग आराम के हिस्से में हैं। हमारा मौसम बहुत अच्छा है। हम भौगोलिक हिस्से में कनेक्टिविटी का ज़रूर कठिनाई है। अभी कई जगह मैं भी जैसे अपने गांव तक जाता हूं तो बीच बीच में कई बार कनेक्टिविटी का इश्यू आता ज़रूर है, लेकिन जहां भी विद्यार्थी को इस तरह की दिक्कत हो, मेरा सुझाव है आप खाली ई सिस्टम के साथ साथ हमारा जो प्रिंटेड सामग्री है, पाठ्य सामग्री, उस पर भी ध्यान दें, वो मंगाएं ज़रूर। और अगर आप ई सिस्टम से भी जाते हैं तो उसको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल पर, या उसको प्रिंटेड सामग्री की तरह तैयार करके रखें ताकि उसका उपयोग कर सकें। पाठ्यक्रम बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं कि अगर आप एक बार उनमें जाते हैं, पढ़ते हैं और ठीक तरह से तैयारी कर लेते हैं तो दोनों हिस्से में आप अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे भारत सरकार जोर दे रही है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह डेवलप हो जी। और उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल ने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग एक टास्क दी है कि आप रिसर्च फील्ड में कोई एक फील्ड चुने जहां आपकी एक्सपर्टीज हो, दुनिया आपको जाने। तो जो उत्तराखंड के इश्यूज हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन है, चाहे वो आपदा है, चाहे पलायन है, चाहे एक टिकाऊ विकास है, या स्थानीय स्तर पर रोजगार का मामला है, तो इनको कैसे एड्रेस करने की स्थिति में है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी? दो मुद्दे हैं। एक तो पहला स्रोत की बात है। हमारे यहाँ लगभग इस समय 200 विद्यार्थी हैं जो अलग अलग विषयों में PhD उपाधि ले रहे हैं। तो हम लोग उन लोगों को भी तैयार कर रहे हैं जो भविष्य के हमारे रिसर्चर होंगे और जो हमारे अलुमनाई होंगे उस तरह से। दूसरी बात, अलग अलग हिस्से में जैसे हमारी माना किसी क्षेत्र की कुछ खास तरह की कलाएँ हैं,
वहाँ के कौशल विकास योजनाओं को हम उस तरह से चलाएंगे ही चलाएंगे। चाहे उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र विशेष के हों, अगर जैसे ऐपण माना एक कला है, या काष्ठ हमारी एक कला है, या ताम्र बर्तनों के निर्माण की कला है, या हमारे उद्योग ये पर्यटन आधारित जो उद्योग हैं उनसे संबंधित विभिन्न कलाएँ हैं या योग्यताएँ हैं, उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम आ रहे हैं। कई डिप्लोमा हैं, कई डिग्रियाँ हैं, कई हमारे उनके जो कोर्सेज हैं अभी हमारे पास दूसरे फॉर्म्स में भी उपलब्ध है। मुझे ये वाक्य काटना पड़ेगा बाद में। हम लोगों को सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज उस तरह के लेने चाहिए जो कौशल विकास के हिस्से में आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा विद्यार्थियों से कि आपकी जैसी दक्षता है और आपको जैसी ज़रूरत है उस तरह का पाठ्यक्रम लें। हमारे यहाँ पर्यटन से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के अभी हाल में होम स्टे का हम लोगों को एक नया प्रोजेक्ट रिलीजियस टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, या जैसे क्षेत्रीय स्तर पर हम हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और बाकी हिस्से में चीज़ें अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़कर कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट होंगे उनको हम प्राथमिकता देंगे। जैसे बार बार आपने कौशल विकास पे जोर देने की बात कही, अब आपके यहाँ जिस मैंडेट के तहत स्टूडेंट आ रहा है तो उसमें जो कौशल विकास के लिए जो हैंड ऑन ट्रेनिंग है या मौके पे जो प्रशिक्षित करने की बात है, तो वो कैसे कर पाएंगे आप? उसके लिए क्या विजन है? नहीं, जो अब दुनिया में देखिए पूरा स्किल केवल एक सेंटर पर कभी नहीं मिलने वाला है। आपको सेंटर्स से के साथ एमओयू करने पड़ेंगे, उनके जो भी कौशल विकास की योजना है उनको जोड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री का जो इंटरफेस है वो हमें अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, और उस इंडस्ट्री लायक बच्चा बनाने के लिए हम लोगों को उस तरह का सिलेबस भी देना पड़ेगा। तो ये जो भी चैलेंजेज है उसको कोशिश ये करेंगे कि अगले सालों में हमारे उत्तराखंड में अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं उनके जो ज़रूरतें हैं, उनकी सिलेबस की जो डिमांड है, उनके पास जिस तरह की दक्षता वाला व्यक्ति चाहिए उस तरह का व्यक्ति तैयार करेंगे। अच्छा, आपने दुनिया के कई देशों में आपने पढ़ाया है और आप पिछले 5 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग स्थानों पे कर चुके हैं। तो जब आपने चीन में पढ़ाया, आपने स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाया, तो यूरोप की और भारत की उस शिक्षा की तुलना अगर करते हैं, वो मेरा सवाल इस संदर्भ में है कि आमतौर से अभिभावकों का आकर्षण रहता है कि भाई उनका बच्चा यूरोप पढ़ने जाए, तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों में वो क्या अंतर नकारात्मक दृष्टि से है और क्या सकारात्मक दृष्टि से है? नहीं, हम पूरी दुनिया में, जैसे मैं एक मानता हूँ कि हमको यूरोप का या चीन का या अमेरिका का मॉडल नहीं बनना है, हमारा अपना मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्थिक शक्तियाँ या कमजोरियाँ या हमारी अपनी ज़रूरतें भिन्न तरह की हो सकती हैं। लेकिन दुनिया भर के जो बेहतर संस्थान हैं उनसे हम प्रेरणा लें, उनसे हम बेहतर पाठ्यक्रमों को समझ करके अपने उपयोगी पाठ्यक्रम बनाएं। ये हमेशा ही होता है और ये सुधार की गुंजाइश हमेशा से है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उच्च शिक्षा में हम जाते हैं और हमारा जो उपाधि है वो केवल उपाधि पेपर पर नहीं है, तो हमें जीवन में मदद करती है। विद्यार्थियों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सबको अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए यूयू के जो पाठ्यक्रम हैं वो व्यावसायिक हिस्से में या कौशल के हिस्से में, दक्षता के हिस्से में जो भी हम लोग जोड़ेंगे अन्य जगहों से, वहाँ से भी जुड़कर लेना पड़ेगा। और अगर आप ले पाए तो निश्चित तौर पर ये तो दावा नहीं हो सकता कि यूरोप या दुनिया के अलग अलग देशों में जो हो रहा है वो हम एट पार ले आने वाले हैं, लेकिन कोशिश जारी रहेगी कि हम अपने देश में एक विशेष तरह का मॉडल बनाएं जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को या हमारे भारत के अन्य राज्यों के भी जो विद्यार्थी इससे जुड़े हैं उनको बेहतर शिक्षा। नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आमतौर से एक बहुत आकर्षक बुके की तरह प्रस्तुत करती हैं कि भाई हम स्टूडेंट को एक खास अवधि तक बाहर विदेश में पढ़ाएंगे या खास इंस्टीट्यूट्स को विजिट कराएंगे। तो क्या किसी लेवल पे, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हो चाहे रिसर्च के लेवल पर हो, तो दुनिया की बाकी जो इस दिशा में जो यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं उनके साथ कुछ गठजोड़ की बात है या उनके साथ मिलकर कुछ काम करने की आवश्यकता है? अभी भी जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एमओयू हैं, तो मैंने पहली बैठकों में ही अपने शिक्षक साथियों से चर्चा की, जो भी एमओयू हैं वो वर्किंग एमओयू होंगे, उनमें हम ये कोशिश करेंगे कि वो खाली कागज़ों पर ना हो, ताकि हमारी दक्षता और हमारी सुविधाओं का लाभ वो विद्यार्थी या उनके संस्थान ले सकें और हम भी उन संस्थाओं और संस्थानों से जुड़ सकें। अभी तुरंत में ही हम लोग अगले महीनों में हमारे विशेष जो यहाँ पर संस्थान है उत्तराखंड के या आसपास के, उनसे इस तरह के एमओयू करेंगे तकनीकी दक्षता के हिस्से के भी से भी, और ख़ासतौर से हमें जाना ही उस हिस्से में है, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी तरह की संस्थाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हों, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हों, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हों, एआई के क्षेत्र में हों, टेक्निकल एजुकेशन के जहाँ पर हम लोगों को मदद की ज़रूरत है वहाँ पर, मैनेजमेंट में या कानून में जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर, या
जिन उद्योगों में विशेष तौर के विद्यार्थियों की ज़रूरत है उनके एट पार। ये जो आपने बुफ़े कहा, वो बुफ़े कई बार दिखाई बहुत अच्छा देता है, सुंदरता उसकी बाहर बाहर होती है, तो हम बुफ़े के बजाय एक जो ज़मीनी तौर पर सुदृढ़ ढांचा तैयार करेंगे ताकि वो फले फूले भी और उसकी नींव बहुत सुदृढ़ हो। अभी पिछले दिनों एक आपने अभियान शुरू किया कि आप सेंटर दर सेंटर जा रहे हैं, कॉलेजों में विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ का रेस्पॉन्स क्या है? स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है? किस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं या उनकी अपेक्षाएं क्या हैं? जी, जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी हमारे हल्द्वानी में ही एक हमारा गांव है जो गोद लिया हुआ गांव है, तो वहाँ गए तो पहली बार ये पता चला कि वो हमारे जो विद्यार्थी एससी कैटेगरी में आते थे उन बच्चों को इंटरमीडिएट करने के बाद आगे पढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने अपने ही एक वरिष्ठ शिक्षक को उसके लिए नामित किया कि वो वहाँ जाएंगे, बाकायदा उनको एडमिशन कराने में मदद करेंगे, क्योंकि सरकार से उनकी फ़ीस में भी कोई मुश्किल नहीं है, वो मिल जाती है वापस। वो उनको समझाया जाएगा, किताबें या पाठ्यक्रम सामग्री हम देने ही वाले हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी, ऐसे कई जगहों फिर हम लोग जैसे आपके महाविद्यालय में, रुड़की में, देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में, काशीपुर में, रुद्रपुर में, तमाम जगहों पर इस बीच गए। अगले दिनों में हम लोग तमाम उत्तराखंड राज्य के सभी ज़िलों में जा रहे हैं, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, सभी राज्य के सभी ज़िलों में जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे विद्यार्थी तक हमारी पहुंच बनेगी, और तीसरा हमारा जो रेडियो ऐप अब बनने जा रहा है और जो जल्दी ही लॉन्च हो रहा है 2-3-4 दिन में, उसके माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ेंगे। तो मेरा सोचना यही है कि जो भी सामग्री है जिस माध्यम से हम लोगों से जुड़ें या माध्यम जिससे भी हम जुड़ें, आप आजमाएं ज़रूर कि एक बार तुलनात्मक तौर पर देखें कि यूओयू में वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं जिससे कि आपका जो विज़न है भविष्य का वो बेहतर हो रहा है और आपको रोज़गार के हिस्से में हम मददगार होने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट्स की अक्सर एक शिकायत रहती है कि भाई जो सेंटर है आपका स्टडी सेंटर, तो वहाँ समुचित सुविधाएं नहीं मिलती, या काउंसलर वहाँ नहीं होते, या समय पर चीज़ें नहीं हो पाती। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, क्योंकि जो बार बार आप कह रहे हैं कि आपकी रीच बेहतर हो, स्टूडेंट कम से कम परेशानी महसूस करे और जिस वादे के साथ उसको इस यूनिवर्सिटी में एनरोल किया गया है वो वादा फुलफिल हो जी, तो उसके लिए आपने नहीं, मैंने ज्वाइन किया तो उसके तुरंत बाद हम लोगों ने पहले ही हफ्ते में एक ऑनलाइन बैठक बातचीत की थी अपने सभी मित्रों से जो इस तरह के कार्यक्रम में प्राचार्य जुड़े हैं या हमारे वहाँ क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक हैं, बाकी लोग हैं, तो उनकी कठिनाइयाँ समझने की कोशिश की। सेंटर्स भी चूँकि हमारे किसी न किसी संबद्ध महाविद्यालय या संस्थान में हैं जो हमारे किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, चाहे वो निजी हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल्फ फाइनेंस मोड के हैं, या गवर्नमेंट के हैं, या एडेड कॉलेज हैं, वही हमारे संस्थान है। हम कोई प्राइवेट अलग से कोई अलग संस्था को नहीं देते। इसका मतलब जिनको उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त है ऐसे ही संस्थान हमारे अध्ययन केंद्र हैं। अब ये ज़रूर है कि उन सभी केंद्रों पर मेरा निवेदन है इस बातचीत के माध्यम से भी कि हम जो भी लोग जुड़े हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के शिक्षण केंद्रों से, वहाँ पर समुचित व्यवस्था दी जाए। हमारे प्राचार्यों से भी अनुरोध होगा कि अपने केंद्रों को सुदृढ़ करें, और ये मैं विश्वविद्यालय स्तर पर आश्वासन देता हूँ कि जहाँ कमी होगी किसी तरह की, हम लोग जितने आगे तक जाकर मदद कर सकते हैं करेंगे। विद्यार्थियों को वहाँ पर समुचित सलाहकार काउंसिल व्यवस्था मिलेगी ताकि वे लोग पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकें। आपने जो ये अपनी ऐप आधारित रेडियो की बात कही, तो अभी तो चूँकि जो रेडियो स्टेशन आपका चल रहा है वो शायद हल्द्वानी शहर तक ही लिमिटेड है, तो इसके जो एक्सपेंशन की योजना है वो क्या है? एक्सपेंशन ये है कि हम लोगों ने उसको अभी ले लिया है, वो अभी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर प्ले करके आज भी सुन सकते हैं उसको, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो ऐप में विकसित हो, आपके रेडियो में बजे, वो आपके मोबाइल पर बजे, वो आपकी तमाम माध्यमों में जहाँ ऐप चलते हैं उस प्ले स्टोर से निकले और आप सुन पाएँ उसको। तो इसलिए उसको तैयारी कर ली गई, ऐप हमारा तैयार हो गया है। उसकी अभी हम लोग प्रैक्टिस और जो भी व्यवस्था है पहले चेक करेंगे। अगले 2-3 दिन में जैसे ही वो ओके हो जाएगा उसको लॉन्च कर देंगे। अच्छा, आप बुनियादी तौर पे आप भाषा के व्यक्ति हैं और हिंदी भाषा की बहुत सारी उपभाषाओं में, बोलियों में आप लगातार काम करते रहे हैं। कौरवी को लेके आपने स्पेशल सेंटर भी स्थापित कराया अपने पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय में। हम जब भी बात करते हैं तो उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में गढ़वाली के बारे में, कुमाऊनी के बारे में, जौनसारी के बारे में बातें तो होती हैं, लेकिन एज सच कुछ ठोस सामने नहीं आता। तो क्या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से उम्मीद की जाए कि आने वाले सालों में कुछ ठोस होगा, और ठोस इस संदर्भ में कि अगर अकादमिक रूप से उस बोली का या उपभाषा का अध्ययन किया गया तो उसके साथ रोजगार की संभावनाएं भी जुड़ी हो? जी, सौभाग्य से मैं कुमाऊनी विश्वविद्यालय में और हमारा जो SSJ विश्वविद्यालय है उसमें दोनों के कुमाऊनी भाषा पाठ्यक्रम का सदस्य भी रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले 6-7 साल में अलग अलग बैठकें की, सोचा कि किस तरह से इसको ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए।
दूसरी बात जो हमारा ओपन विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उसमें भी पहले से ही कुमाऊनी में, गढ़वाली में और नेपाली में कुछ पाठ्यक्रम चल रहे हैं। उनको और सुदृढ़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी व्यावसायिक और रोजगार परक हिस्से में हम तैयारी कर सकते हैं वहाँ पर हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, बोलियों को लाएं। अन्य बोलियाँ भी, जैसे जौनसारी बड़ी भाषा है, ऐसी अन्य बोली भाषाएं जो भी हैं उनको लाएंगे। हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान भी इसमें काम कर रहा है, तो उनसे भी मिलकर काम करेंगे ताकि उनके यहाँ जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी हमारे विद्यार्थियों को मिल पाए। अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक केंद्र या स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए केंद्रों से लेकर के उच्च स्तर तक जहाँ पर भी बोली भाषाओं पर काम हो रहा होगा उनको अपने साथ जोड़ेंगे। अभी आपने कौरवी का जिक्र किया, तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र कौरवी बोली क्षेत्र भी है, तो उन सभी बोली भाषाओं में जो भी उत्तम है और जो व्यावसायिक दक्षता के लिए उपयोग में लाया जा सकता है उसको प्रयोग करेंगे। जी, अभी जैसे भारत सरकार जोर दे रही है कि भाई स्वयं के पर जो कोर्सेज उपलब्ध हैं स्टूडेंट्स उनमें एनरोल हो, या जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो NPTEL पर एनरोल हों। अभी आपकी यूनिवर्सिटी ने भी 2 या 3 मूक्स पाठ्यक्रम प्रपोज किए हैं। तो मेरा सवाल उसमें ये है कि जब मीडियम के तौर पे हम देखते हैं तो हिंदी पर या भारतीय भाषाओं में के माध्यम के रूप में बहुत कम कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी संभवतः आपकी यूनिवर्सिटी ने भी जो कोर्स ऑफर किए हैं तो उनमें से माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही है। तो मूक्स के पाठ्यक्रम या स्वयं के पाठ्यक्रम या NPTEL के पाठ्यक्रम उत्तराखंड के उन युवाओं को कैसे उपलब्ध हों जो हिंदी भाषी हैं? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा भी सोचना क्या है कि हमें ऐसे पाठ्यक्रम जो भी हमारे व्यावसायिक दक्षता के अलावा शैक्षणिक अपग्रेडेशन के लिए काम आने वाले हैं उनको हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं में भी लाएँ, हिंदी में भी लाएँ, और इस पर काम किया जाएगा। अनुवाद हो चाहे मूल टेक्स्ट तैयार करना पड़े, उन दोनों हिस्सों में काम करेंगे। आप सब लोगों की मदद से, जो भी भाषाओं के जानकार लोग हैं, उनसे ये चाहेंगे भी, मैं निवेदन भी करूँगा कि हमें इस संबंध में अपनी राय भी दें और ये भी कोशिश करें कि जो आपको विशेष लगता है उसकी सूचना दें हमको, ताकि उसको जोड़ करके अपने व्यावसायिक दक्षता के पाठ्यक्रमों को, मूक्स को और सुदृढ़ करेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि कई मूक्स हमारे चल रहे हैं, अन्य जो विश्वविद्यालय और केंद्र हैं वो भी उनको चला रहे हैं। अभी अन्य जगहों पर भी जहां हमारा MOU होगा, हम चाहेंगे हमारे मूक्स लोकप्रिय हों और हमारे विद्यार्थी और दुनिया भर के विद्यार्थी उसका लाभ लें। जी, देश भर में लगभग 1.5 दर्जन ओपन यूनिवर्सिटी हैं, उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट या डिस्टेंस डायरेक्टरेट चल रहे हैं। तो अब से 1 साल बाद या अब से 3 साल बाद आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को किस जगह देखना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि इग्नू के बाद हमारा जो विश्वविद्यालय है शायद सबसे अधिक पाठ्यक्रम चलाने वाला है, लगभग 100 से अधिक हमारे पाठ्यक्रम हैं। तो वहाँ तो हम हैं कि हम पे कार्यक्रमों की स्वीकृति है और हम चला सकते हैं। अब बात आई हम पहुँचेंगे कहाँ? पहुँचेंगे वहाँ जहाँ सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, और मेरा निजी प्रयास तो ये होगा कि हम अलग अलग हिस्से के, अलग अलग रुचि के अलग अलग पाठ्यक्रमों को सब तक पहुँचाएँ। आप सबसे भी अनुरोध है कि अगर आप हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहें तो हमारे वेबसाइट तक जाएँ, वहाँ जाकर अपनी रुचि का पाठ्यक्रम देखें। बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम प्राइमरी शिक्षा में आजकल बहुत सारी फ़ीस देकर आगे आ रहे हैं, तो वहाँ तक आते आते उच्च शिक्षा में जो न्यूनतम फ़ीस हो सकती है उस पर अधिकांश पाठ्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे लोगों को जो किसी तरह से आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, कोई उनकी हम लोग मदद कर पाएंगे तो उस तक भी हम लोग जाएंगे ताकि विद्यार्थी शिक्षण में जुड़ सकें। अच्छा, कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस को, जहाँ यूनिवर्सिटी सिलेबस है, वहाँ पे कन्वेंशनल मोड में भी एजुकेशन शुरू की है, और डिस्टेंस मोड में जो रिमोट का एरिया है या दूर का उनका जो टेरिटरी उनकी निर्धारित की गई है, वहाँ वो ओपन या डिस्टेंस मोड में कोर्सेज ऑफर करा रहे हैं। तो अपने कैंपस को भी डेवलप करने की कोई योजना है? जी, हमारे जो विज्ञान विभाग के कोर्सेज हैं वो इसी तरह चल रहे हैं, वहाँ पर कक्षाएँ भी चल रही हैं, हमारे लैब्स हैं वो भी काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारा PhD कोर्स है उसमें हमारे विद्यार्थी रोज़गार भी प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं लगभग 200 इस समय, उनमें अनेक JRF विद्यार्थी हैं, उनको बाकायदा सेंटर पर रह के ही अपना काम आगे करना होता है। आगे भी हम लोग जो ज़रूरत के पाठ्यक्रम हैं, जैसे एजुकेशन में है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो भी हमारे तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी हम वर्कशॉप करते हैं। अच्छा, हम चूँकि इस कार्यक्रम, इस मुलाकात के आखिरी हिस्से में आ गए हैं,
तो जो आपका जो आपके एलुमनी हैं, जो आपके पूर्व छात्र हैं, तो जैसे आपने शुरू में बताया कि बहुत प्रतिष्ठित जगहों पर भी हैं, तो उनको यूनियन और रीयूनियन करने के लिए क्या तैयारी है? नहीं, अच्छा पूछा आपने। हम लोगों मैंने ज्वाइन करने के तुरंत बाद ये पता किया कि हमारी जो एलुमनी है उसकी स्थिति क्या है। जल्दी ही, शायद अगस्त महीने के अंदर ही अंदर हम लोग बाकायदा एलुमनी का एक बाकायदा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। और सब मैं एलुमनी से कहूँगा कि जिस तरह आपको किसी ने मदद की या जिस तरह से आप मदद करना चाहते हैं किसी और की, हमसे जुड़ें। हमारे एलुमनी के तौर पर भी और हमारे अन्य जो स्टेक होल्डर हैं, वो अभिभावक हैं, चाहे समाज के हिस्से के लोग हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, जो भी जिस आज की इस बातचीत में आपने बहुत सारे पहलुओं को स्पष्ट किया है, दूरस्थ शिक्षा के भी, उच्च शिक्षा के भी, और जो चुनौतियां हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, और जो आपका विज़न है और जो जहां आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को लेके जाना चाहते हैं। सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आपने इस मुलाकात के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मुलाकात होगी इसी तरह की किसी बड़ी और विशेष शख्सियत के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।